दोस्तों, पांडवों को उनके भाग्य में खांडव-प्रस्थ जैसा बंजर भूमि प्राप्त हुआ था, लेकिन वहां पर भी उन्होंने अपने संपूर्ण काम के प्रति डेडिकेशन, अपना समर्पण और एक क्लियर विजन के तहत ऐसा काम किया जिससे कि उन्होंने उस खंडर और बंजर भूमि पर एक बिगेस्ट इकोनॉमिकल एम्पायर की स्थापना की, एक ऐसा महानगर की स्थापना की जो सभी तरह से परिपूर्ण था। उसमें धन दौलत की कमी नहीं थी, संपूर्ण फसलों का उपजाऊ होता था, बड़े बड़े व्यापार आकर के वहां व्यापार करने लगे थे। वो महानगर वास्तविक रूप में दूर दूर तक प्रसिद्ध हुआ, जिसका नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि इंद्रप्रस्थ जैसे महानगर की स्थापना करने में लगभग 10 वर्ष लगे थे। दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा। आइए इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि पांडव अपने किस विजन के तहत कौन सी युक्ति लगाकर उस खंडर और पथरीले भूमि पर एक समृद्ध नगर की स्थापना की, एक बिग एम्पायर की स्थापना की। आप सभी को बता दें कि महाभारत में हमें कई ऐसे इंसिडेंट जो कई ऐसे लाइफ लेसन सिखाते हैं, जिसे अगर हम गहराई से सीखें और गहराई से हम उस चीज का अध्ययन करें, निश्चित रूप से हमें अपने जीवन की यात्रा के दौरान इन सभी से महत्वपूर्ण सीख मिलती है, महत्वपूर्ण लेसन मिलती है। इसीलिए हमने इस वीडियो का टॉपिक रखा था कि महाभारत कैसे हमें यह टीच करता है कि एक क्लियर विजन फुल ऑफ डेडिकेशन से खाली और बंजर भूमि पर भी एक बिग एम्पायर की स्थापना की जा सकती है। क्योंकि हम आप सभी को बता दें कि जब पांडवों को उनके भाग्य में खांडव-प्रस्थ और उस बंजर भूमि प्राप्त हुई थी, तब उनके पास ना ही तो उतना धन था, ना ही उतनी सहायक सामग्री, बस थे तो केवल भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद। पांडवों को उनके भाग्य में खांडव-प्रस्थ जैसा बंजर भूमि मिला था। तब अर्जुन आदि कई पांडव भाई निराश हो गए थे और वो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आखिर ये हमारे साथ अन्याय क्यों हुआ, हमें ऐसा खांडव-प्रस्थ जैसा ऐसा बंजर भूमि क्यों प्राप्त हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, वास्तविक रूप में तुम सब भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसा कर्म भूमि प्राप्त हुआ है जहां तुम्हें अपने कर्म, अपना मेहनत सफल बनाने का मौका मिल रहा है। तो चलो उस कर्म भूमि में संपूर्ण समर्पण के साथ, संपूर्ण डेडिकेशन के साथ कर्म करो और उस बंजर भूमि को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दो। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये समझते हैं, ये सोचते हैं कि इंद्रप्रस्थ तो माया की रचना है, यानी मायावी मैदानों के द्वारा इंद्रप्रस्थ की स्थापना की गई थी, लेकिन उनके पास यह ज्ञान अधूरा है। आप सभी को बता दें कि मैदानों ने भव्य इंद्रप्रस्थ का महल का निर्माण अपने माया के द्वारा किया था, लेकिन एक महानगर की स्थापना, ऐसा महानगर जिसमें धन धान्य की संपूर्णता हो, जिसमें व्यापार चल रहा हो, फसलों की उपजाऊ और बढ़ रहा हो, किसान बाहर से आकर के उस नगर में फसल उपजा रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारी उस नगर में अपना व्यापार चला रहे हैं। ये सभी का समायोजन एक ऐसा पॉपुलेशन जो कि उस नगर को और भी इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। ये सभी आखिर किस प्रकार से उस नगर में आए? माया के द्वारा नहीं, ये उन पांडवों की मेहनत का फल था। तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए आइए जानते हैं कि पांडवों ने आखिर कौन कौन से ऐसे स्ट्रैटेजी को लगाया जिससे कि उस बंजर भूमि पर ऐसा दिव्य और इकोनॉमिकली एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर खड़ा कर पाए थे। तो दोस्तों, उनका सबसे पहला स्ट्रैटेजी था लैंड सर्वे, यानी उस स्थान पर जहां पर उनको एक बड़ा एम्पायर खड़ा करना था, उस स्थान को प्रॉपर सर्वे करना कि आखिर कौन सा स्थान में, किस जगह में पर किस प्रकार की इमारतें खड़ी की जा सकती है, या फिर यूँ कहा जाए तो उस स्थान पर कौन कौन सी भूमि ज़्यादा उपजाऊ है। यहाँ पर स्ट्रैटेजी नंबर 2, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का लायक जमीन हो वहाँ पर किस प्रकार का कंस्ट्रक्शन किया जाए, वहाँ की इमारतें कैसे होनी चाहिए, इन सभी का निरीक्षण दूसरा स्ट्रैटेजी था। यहाँ पर तीसरा स्ट्रैटेजी थी रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि उस बंजर भूमि में वाटर रिसोर्सेस कहाँ पर है और कितने हैं, और वहाँ पर की जाने वाली खेती या फसलों को किस प्रकार से पानी से, यानी वाटर के अच्छे रिसोर्स से सिंचाई किया जाए। यहाँ पर दोस्तों इन सभी रिसोर्सों का अच्छे तरीके से पता लगाना उनका तीसरा सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी थी। यहाँ पर उनका चौथा सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी ये थी कि उस नगर में इकोनॉमिकल रूप से उसे कैसे डेवलप किया जाए। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उनका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़े। आप सभी को बता दें कि उन्होंने अपने इस नगर को भव्य तरीके से और इकोनॉमिकल रूप से डेवलप करने के लिए दूर दूर से व्यापारियों को आमंत्रित करने लगे। वहाँ पर एक से एक ट्रेडिशनल एंड क्लासिकल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए। वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी
आयोजन होने लगा, जिससे दूर दूर से लोग वहां पर जमा होने लगे। इसके साथ साथ वहां पर उपजाऊ भूमि तैयार होकर और वहां अच्छे से अच्छे फसलों का उत्पादन भी प्रारंभ हो गया था, जिससे कि फसलों की खरीद और बिक्री के लिए भी बाहर से व्यापारी आने लगे थे। देखते देखते इंद्रप्रस्थ जैसे उस नगर में भव्य बाजार और मार्केट एरिया भी मिलने लगे थे और लोग बाहर से यानी दूसरे दूसरे नगरों से आकर उस नगर में बसना प्रारंभ किए। देखते ही देखते वो नगर और भी भव्य तरीके से फैलने लगता है। वहाँ पॉपुलेशन के रूप में काफ़ी जनसंख्या में लोग आकर के निवास करने लगते हैं, जिसके तहत वे वहाँ पर बड़े बड़े व्यापार और व्यापारी संगठन भी स्थापित करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमिकली वह नगर धीरे धीरे डेवलप की ओर जाने लगा। अब यहाँ पर आप सभी को बता दें कि इन सभी चीज़ों को करने में, इन सभी प्रोसेस को होने में वक्त यानी समय तो लगता ही है, जिसके परिणाम स्वरूप इन लोगों को भी इंद्रप्रस्थ जैसे भव्य नगर को स्थापित करने में 5 से 10 वर्षों का समय लगा था। और इसलिए हमने इस वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि कई लोग तो यही जानते हैं कि इस नगर को यानी इंद्रप्रस्थ को मैदानों द्वारा मायापूर्वक निर्माण किया गया था, जो कि कुछ ही क्षणों की बात थी। लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो मैदानों ने अपने मायावी शक्तियों के द्वारा एक सुंदर भवन और सुंदर नगर का निर्माण तो कर सकते हैं, लेकिन उस नगर में लोगों का आकर बसना, व्यापार बढ़ना, फसलों का अच्छा उपजाऊ होना और इकोनॉमिकली वह नगर और भी अधिक स्ट्रांग होना, ये सभी के पीछे पांडवों का हार्ड वर्किंग यानी उनकी कड़ी मेहनत, उनकी कड़ी तपस्या थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने भव्य इंद्रप्रस्थ की स्थापना भी की और वहां पर राज भी किया। अब आप कमेंट में अवश्य बताएंगे कि आखिर पांडव कितने वर्षों तक इंद्रप्रस्थ में राज किए थे। और इस तरह के वीडियोस के लिए, इस तरह के डॉक्यूमेंट्री के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।